हाँ, तो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है क्लास 10th की, वो भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे चूँकि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं, वो बहुत नज़दीक आ रहे हैं मेरे प्यारे भाई। तो आप अपनी जो तैयारी है, वो भी बड़े ही ज़ोरों-शोरों से कर रहे होंगे। अपनी तैयारी को एकदम शानदार लेवल पर लेकर जा रहे होंगे, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं आप सभी के साथ में लगा हुआ हूँ। मैं आप सभी के लिए सामाजिक के आज एक इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाया हूँ। आप समझ लीजिए कि पेपर में आने ही आने हैं ये क्वेश्चन। इनसे तो अलग हटना ही नहीं है पेपर, क्योंकि मैं छाँट-छाँट कर इन क्वेश्चनों को लाया हूँ जो बहुत बार रिपीट हुए हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखें। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसी वजह से इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक तो 15 क्वेश्चन होंगे एक वीडियो में, दूसरे में 15। तो 30 क्वेश्चन कराऊँगा, यहाँ से कुछ अलग नहीं आएगा। इस बात को पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। तो प्यारे साथियों, वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्यारे साथी, बोर्ड एग्ज़ाम कोई सा भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे तो वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड में ये क्वेश्चन पेपर जो है फँसेगा, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस फँसेंगे। समझ चुके हो? तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, और ध्यान रखें जो इस टॉपिक की जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो भूगोल के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं बेहद ही खास तरीके से। और मेरे प्यारे भाई, डरने घबराने से कुछ नहीं होगा। पेपर की तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि अब वक्त नहीं है। क्योंकि वक्त क्यों नहीं है? क्योंकि आप सोचिए, आज कितनी तारीख, आज 4 तारीख है। 4 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ये वाली, और 4 तारीख होने के साथ साथ आप सोचिए कि अब आपके पास 18 फरवरी से पेपर है, कहीं बिहार में 17 फरवरी से है, तो 18-17 आप अंतराल देखिए, तारीख तो वही 18 है। तो यहाँ पे 4 से 18, इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा क्या है, मतलब सीधा सीधा कि आप ये मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 13 से 14 दिन रह गए आपके पास। तो ये दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी और लग जाना है, बिल्कुल जुट जाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। तो प्यारे साथी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है क्वेश्चन, देख लेते हैं। आइए, मृदा अपरदन। देखिए क्वेश्चन आया, बहुत बार पूछा गया मृदा अपरदन के बारे में। किसके बारे में भैया? मृदा और अपरदन, यानी कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का जो है आप उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। मतलब जो मृदा का अपरदन होता है, अपरदन का मतलब क्या है भैया? देखो समझो, देखो मृदा या मिट्टी, देखो मृदा माने मिट्टी होती है, और मिट्टी का अपरदन का मतलब होता है कि जब मिट्टी कट जाती है, मिट्टी जो है टूट जाती है, बहुत छोटे छोटे भागों में टूट जाती है, तो वही मिट्टी का अपरदन कहलाता है। समझ पा रहे हो? यानी कि उसकी उर्वरक शक्ति जो है, उर्वरक, उसमें कुछ उगाने की शक्ति खत्म हो जाती है। शब्दों में मिट्टी की ऊपरी परत कोमल उपजाऊ कणों की प्राकृतिक कारक जैसे जल, नदी, इन सब के प्रक्रमों द्वारा ये जो है हट जाती है, और हट जाती है तो वही जो है मृदा अपरदन कहलाती है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मान के चलिए आप खेत में देखिए, किसी खेत में आप देखें, अगर गाँव से हो अगर आप, तो आप देखें खेत में क्या होता है कि जब हम पानी लगाते हैं खेत में, तो वहाँ पर हम जो पाइप डालते हैं, जो समरसेबल का जो पाइप है, जब डालते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, और गड्ढा ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे जो है वो जो मिट्टी है वो उठ के और कहीं दूसरे आगे पहुँच जाती है, आगे उस स्थान से आगे, यानी गड्ढा हो जाता है। तो उससे बड़ा कोई मृदा अपरदन हो नहीं सकता, वही मृदा अपरदन है। समझ गए बात को? उम्मीद है, मुझे आशा है, मैं उदाहरणों के साथ-साथ आपको समझाने का पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ पर जो मृदा अपरदन, अब अत्यधिक उपजाऊ भूमि को शीघ्र ही बंजर बना देती है। देखिए, अगर जहाँ मृदा का अपरदन होगा, वहाँ पर भूमि जो है बंजर ही हो जाएगी, क्योंकि जब मिट्टी के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए वो होंगी ही नहीं, तो मिट्टी में कुछ उगेगा ही नहीं। और उगेगा नहीं तो फिर कैसे जो है फसल उगेगी? कैसे हम खाएँगे पिएँगे? कहाँ से आएगा अनाज? तो 1/4 कृषि भूमि मृदा अपरदन से प्रभावित है। असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन सभी जगहों पर जो है अत्यधिक जो है प्रभावित होती है मिट्टी। ठीक है? मृदा अपरदन की बहुत संभावना है, समस्या है। समझ चुके हो? अब बात कर लेते हैं मृदा अपरदन कितने प्रकार की है। देखो 3-4 प्रकार की है। मैं ज़्यादा गहराई से इसमें नहीं जाऊँगा। एक तो धरातल वाली होती है, धरातल, ठीक है? धरातल क कटाव जो होता है, परत परत जो कट जाती है। एक होता है कछार वाला, जिसमें नदियाँ तेज बहाव होता है ना, तो वो जो नदियों की तेज बहाव जो है, वो जब आती है तो वो भी मिट्टी को काटती है अपनी साइड साइड से। और जो धरातल वाला है, इसमें तेज मूसलाधार बारिश जब होती है, तब ये चीज देखने को मिलती है, धरातली वाली। समझ चुके बात को? चलिए, वायु द्वारा अपर्दन क्या है भैया? वायु द्वारा यानी कि वायु कैसे अपर्दन है कि जैसे मान के चलो कहीं रेगिस्तान है, रेगिस्तान में रेत उड़ रहा है, रेत उड़ रहा होता है हवा के, तो वहां पर जो है एक घर्षण की वजह से वो जो कण है
मिट्टी के, वो आपस में रगड़ 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 के इतने कमजोर, इतने बेकार बायत हो जाते हैं कि वो मिट्टी अपर्दन ही कहलाती है, वायु के द्वारा कहलाती है। समझ गए बात को। अगला देख लेते क्वेश्चन, देखिए इसी में है, मृदा अपर्दन के कारण क्या है? मृदा अपर्दन के यही कारण है भैया, तेज बारिश, नदियों का तीव्र बहाव, वनों का ज्यादा विनाश होना, खेतों को जोत कर खुला छोड़ देना। देख लीजिए आप, ये कारण है। तेज हवाएं चलना, कृषि भूमि पर पशुओं द्वारा अनियंत्रित चराई, ये भी कारण है। खेतों पर मेड़ों का होना, मेड़ों का ना होना, ये भी कारण है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। देखिए मृदा में, देखिए भारत में पाई जाने मिट्टी के किन्हीं 3 प्रकार बताओ। यानी कि मिट्टी जो होती है कितने प्रकार की है, महत्वपूर्ण मुख्य तौर पर। देखिए पहली तो मिट्टी, देखिए मिट्टी 3 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है मोटी, मध्यम और बारीक, 3 तरीके की, समझ रहे हो। तो देखो जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको पहले देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा, ठीक है। जलोढ़ मृदा जो है वो उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय से 3 नदी तत्र, गंगा तंत्रों, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी द्वारा लाए गए निक्षेपों से निर्मित है। समझ चुके बात को। यानी कि जहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी बहती हैं वहीं पर ये जो है मिट्टी पाई जाती है। विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं जिसका कारण बहुत उपजाऊ है। देखिए इस मिट्टी में जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें पोटास, फास्फोरस, ये सारी चीजें एकदम सही अनुपात में होती है। तो फसल की जो खेती है ना वो एकदम ठीक है, ये खेती के लिए एकदम सबसे बेस्ट जो मिट्टी है वो यही है, जलोढ़। प्यारे साथी आ जाते हैं काली मृदा के ऊपर। काले रंग वाली इस मृदा को रेंगुर मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंगुर मृदा, ठीक है। रेंगुर मृदा क्या कहते हैं भैया? रेंगुर मृदा। कपास की कृषि के लिए उपयोग यह मृदा दक्कन के पठार क्षेत्र के पश्चिमी भागों से पाई जाती है। देश के महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पठार काली मृदा पाई जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, चूने जैसे पोषक तत्व इस मृदा में पाए जाते हैं। समझ पा रहे हो ना बात को। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। मरुस्थलीय मृदा को देख लेते हैं, जो मरुस्थल में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा क्या है? इन मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली होती हैं और शुष्क जल और उच्च ताप के कारण जल वाष्पन में दर अधिक होती है। यहाँ पर देखिए इसको, जो ये जो मिट्टी है, ये मरुस्थलीय मिट्टी, आप समझ सकते हैं कि ये जो मिट्टी है भैया ये रेगिस्तान में पाई जाती है। समझ रहे? रेता जिसको बोलते हैं। काली मिट्टी भी समझ गए होंगे, ये महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, इन जगहों पर होती है। समझ चुके होंगे। इसमें सबसे अच्छी फसल कपास की होती है। समझ गए? चलिए ये प्रश्न हमारा समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है मृदा संरक्षण, यानी कि मृदा यानी कि मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं, कैसे उसका जो शरण हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है। तो चलिए रोकने के उपाय भी देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक, चलिए आ जाइए। कौन सा पेज है हमारा? पेज ही छूट गए। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन था। तो इसके देख लेते हैं संरक्षण क्या है। संरक्षण, भूरक्षण यानी कि मृदा का अपरदन या भूरक्षण। देखिए मिट्टी जो है वो मृदा के अपरदन के कारण टूट कर और जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। भूक्षरण या मृदा अपरदन कहलाती है। साधारण सी बात है। यहाँ पर आप समझिए कि मृदा अपरदन जो है, मृदा संरक्षण जो है, उसके उपाय क्या क्या है, यानी कि मिट्टी को कैसे जाया जा सकता है। मृदा संरक्षण के उपाय हैं जैसे वृक्षारोपण, नदियों पर बांध बनाना, खेतों की मेड़बंदी करना, बांध बनाना, खेतों की मेड़बंदी करना, इनसे जो है ये उपाय हैं। वृक्ष लगाकर जल की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। बाढ़ के प्रकोप से भूमि कटाव को रोका जा सकता है। हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा और हवाओं से होने वाले कटाव को बहुत विस्तृत क्षेत्र में वन लगाए गए। यानी कि देखिए वृक्षारोपण से क्या होता है प्यारे साथी, जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे सारे के सारे क्या करते हैं भैया, वो जमीन की मिट्टी को जकड़ के रखते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। जब वो जकड़ के रखते हैं तो इससे ये समस्याएं नहीं होती हैं। समझ गए बात को। चलिए अगला देखिए नदियों पर बांध बनाना। नदियों पर बांध बन जाते हैं ना, तो वहां पर जो है एकदम तीव्र गति से पानी का प्रभाव तीव्र नहीं होता है, यानी कि बहुत धीमा होता है। तो इससे ये जो है नुकसान नहीं होता। समझ चुके हो? आशा है, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा यहाँ तक। आगे देख लेते हैं खेतों की मेड़बंदी करना क्या ठीक है। देखिए खेतों की मेड़बंदी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें ये होता है कि वो जो कटाव होता है मिट्टी मिट्टी का, भूमि का, तो वो कटाव जो है वो इस मेड़ की वजह से ठीक ठाक रहता है। जो उसके अच्छे जीवांश हैं, उपजाऊ जीवांश, वो इधर उधर बहकर नहीं जाते, रुक जाते हैं। समझ गए? चलिए अगला चौथा क्वेश्चन, पशुओं की अनियंत्रित चराई पर रोक। देखिए पशु जो, जैसे मान के चलो कोई खेत है प्यारे साथी, वहां पर पशु चर रहे हैं, बहुत ज्यादा चर रहे हैं। घास थी लेकिन चर रहे हैं, वहां पे खाली पड़ा है, मैदानी है एक तरीके से। तो वहां पर आप सोचिए जब वो घास पास उखड़ जाएगी तो वहां पे क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। और जब बचेगा ही नहीं तो फिर वो जो मिट्टी होगी वो किसको जकड़ेगी? किसी को नहीं। घास ही खत्म हो जाएगी तो मिट्टी जकड़ेगी किसको? तो उससे भी जो है नुकसान देखने को मिलता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को?
ठीक है। मिट्टी जकड़ नहीं पाती है पेड़, जब चराई होगी तो नहीं जकड़ पाएगी। मुलायम मिट्टी हो जाती है, वायु अपने साथ उड़ा ले जाती है, जल से जल में भी बह जाती है। ढाल के विपरीत, देखिए ढाल के विपरीत जुताई जरूरी है। अगर मान के चलिए आपने इधर से शुरुआत की है तो आप जो है खेत को इधर से जुतवाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझ गए। तो ढाल के विपरीत हो जाता है। ठीक, चलिए इतना ही काफ़ी है। मैं कुछ और बता देता हूँ, ज़्यादा इतने ज़्यादा नहीं आते एग्जाम में, आपको लिखना उतना ही है, सीमित मात्रा में। वन संरक्षण क्या है? अंधाधुंध कटाई जो हो रही है उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। भारत सरकार ने अनेक वनों को सुरक्षित वन घोषित कर दिया है। देखिए वन को रोको, वनों को कटने से रोक सकते हैं ना, तो ये हमारी मिट्टी है जो उसको भी नुकसान नहीं होगा। ठीक, उम्मीद आशा है समझ में आ गया होगा। नाली और गड्ढों को समतल बनाना, देखिए नाली हैं गड्ढे हैं प्यारे साथी, इनको समतल बनाना जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि बहुत नुकसान होगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? बहुत ज्यादा नुकसान होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में समस्या के समाधान हेतु 1953 केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित 3 लक्ष्यों द्वारा निर्धारित की गई। जैसे कटी फटी भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल देना, और मरुभूमि विस्तार को नियंत्रित करना, वर्तमान दृष्टिगत भूमि को उपजाऊ शक्ति में कमी न आने देना। ये कई सारे जो है हमारे लिए उपदेश हैं कि हमें ये काम करने से ये है कि हमारी मिट्टी जो है नुकसान नहीं होगा। अब बात कर रहे थे वनों वाले क्वेश्चन पे। वनों वाले क्वेश्चन आते हैं, कहता है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में BAS में पूछा गया है, 2025 BAS सेट में। ठीक है, भारत में वन और वन्य जीवों का संरक्षण क्यों जरूरी है? पहले तो ये बता दो। देखिए मैं बताऊंगा सारी चीजें, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए वन और वन्य जीव यानी कि जो वन में रहने वाले जीव हैं और वन हैं उनको बचाना क्यों जरूरी? देखिए बहुत जरूरी है क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है ये। अगर आप सोच लीजिए कि अगर वन नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम कहाँ से होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और आप सोचिए कि जब वन वन नहीं होंगे तो हमारी ऑक्सीजन, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं उसको अवशोषित कौन करेगा, उसको शुद्ध कौन करके देगा? तो वर्षा को आकर्षित करते हैं, मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं भैया वन तो, है ना। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि वन के बहुत फायदे हैं लगाने के। ठीक है, यहाँ पर संतुलित रखते हैं, परिस्थिति तंत्र से संतुलित बना रहता है। समझ गए बात को? ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वन एवं वन्य जीव, वन एवं वन्य जीव, इसका संरक्षण पर्यावरण संस्कृति दृष्टि से आवश्यक है। और यहाँ पर ये जो विलुप्त कगार पर है, जो पर्यावरण असंतुलन को संकेत, यदि जीव समाप्त हो जाता है तो उसे परिस्थिति पर गंभीर उपयोगी वस्तुएं जो है वन्य जीव पर्यटन और अनुसंधान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए वन और वन्य जीवों का संरक्षण बहुत टिकाऊ विकास के लिए जरूरी है। अब देखिए ये जो जो लाए गए हैं नियम, देखिए वन में रहने वाले जीवों को भी हमें बचाना जरूरी है, क्योंकि देखिए हर चीज की एक निश्चित मात्रा में होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। आप समझ पा रहे हैं ना? आपको इसी तरीके से चीज़ों को बना बना के लिखना है एग्जाम में। मैं आपको वीडियो डाल दूंगा कि चीज़ों को, क्वेश्चंस को कैसे अपने तरफ से बनाएं। ठीक है, पढ़ने के बाद में बनाएं। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? और पढ़ने के बाद बनाएं तो फिर उसको कैसे लिखें, और मैं लिखने का तरीका बता दूंगा, कॉपी लिखने का भी तरीका बता दूंगा। ठीक है, चलिए टेंशन नहीं लेना किसी बात को। प्रोजेक्ट टाइगर और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, देखो 1972 में एक अधिनियम लाया गया भारत सरकार के द्वारा, जिसमें ये कहा गया कि जो वन के रहने वाले जो जीव हैं उनको हम उनका संरक्षण करेंगे। जब कुछ जीव जो है लुप्त होने लगे तो सरकार ने ये जो है निर्णय लिया। और यहाँ पर जो है एक प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से भी प्रसिद्ध है एक चीज। क्या है ये प्रोजेक्ट टाइगर? का मतलब है कि भैया टाइगरों को सुरक्षित रखो, सेफ रखो, क्योंकि इनकी जो है कमी होती जा रही थी। बाघों की घटती संख्या ने जो है सरकार ने शुरुआत की है, और जो प्राकृतिक आवास है सुरक्षित रखना है, उसकी संख्या में वृद्धि करना है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। ठीक है, ये अच्छा निर्णय है, बहुत सही निर्णय है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चिपको आंदोलन, इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। चिपको आंदोलन क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन ये वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा, देखो चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा के अंतर्गत ये आता है, एक आंदोलन के तौर पर समझ लो। देखिए जब पेड़ काटे जा रहे थे उत्तराखंड में, जो आज उत्तर प्रदेश है, सॉरी तब वो उत्तर प्रदेश था लेकिन आज उत्तराखंड है। उत्तराखंड की बात करोगे ना तो वहां पे आप देखो कि किसान जो थे ना, वो वृक्ष की कटाई का विरोध कर रहे थे। तो फिर भैया वहाँ के जो ठेकेदार थे वो वन की कटाई का भी विरोध करने लग गए, और वे वन उन पर अपना परंपरागत अधिकार मानते थे। यानी कि जितने भी लोग थे वो सब ये कहते कि नहीं हमारा ये अधिकार है, हमें हम पर इसका हमारा अधिकार है इन पर। यह आंदोलन तत्कालिक उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1972 में प्रारंभ हुआ। प्रणेता सुंदरलाल बहुगुण और गोविंद सिंह ने इन सब ने भाग लिया इसमें। ठीक है, तो ये आंदोलन के तौर पर देखी गई चिपको आंदोलन जो है वो, ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम।
वनों का संरक्षण मैंने बता दिया हालांकि, लेकिन फिर भी मैं बता ही देता हूँ थोड़ा सा और इसके बारे में। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बता देता हूँ। वन संरक्षण का मतलब ये है कि वनों को बचा के रखना हमारे लिए कितना जरूरी है। जिस तरीके से वन दिन ब दिन काटे जा रहे हैं प्यारे भाई, वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए तो समस्यादायक होगा ही होगा, और हम सब के लिए अपितु बहुत बहुत खतरनाक होगा। इस बात को ध्यान रखें। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है, और वन केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि जलवायु संतुलन बनाए रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय। देखिए, भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय क्या हैं? वन्य जीव संरक्षण के उपाय क्या हैं? पहली बात तो ये समझ लो, वन्य जीव संरक्षण के उपाय। देखिए, वन्य जीव यानी वन में रहने वाले जीवों को पाने बचाने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम चलाया गया, और तीसरी चीज प्यारे भाई, वन क्षेत्र का विस्तार किया गया, यानी कि वनों को बढ़ावा दिया गया ताकि वहां पर जो है जो जीव हैं वन में रहने वाले उनको कोई असुविधा ना हो। और अवैध शिकार पर नियंत्रण, यानी कि जो अवैध शिकार करते हैं, शिकारी जो होते हैं वनों वनों में जो जानवरों को देखते हैं, खोजते ढूंढते हैं, तो उन पर भी जो है रोक लगाई गई। अगला, यहाँ पर जन जागरूकता का अभियान भी चलाया गया कि लोगों में जागरूकता होगी तभी तो यहाँ पर जो है इस चीज से हम जो है सब। देखिए, हर चीज में आप देखो जागरूकता बहुत मायने रखती है। अगर जागरूकता हम सबके अंदर होगी तो शायद मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे साथ में ये घटनाएं नहीं घटेंगी, ये समस्याएं नहीं आएंगी। समझ पा रहे हो ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये पहले बता दिया मैंने। आगे बात कर लेते हैं। भारत में जो जल स्तर घटता जा रहा है प्यारे साथी, उसका क्या कारण है? चलिए आ जाइए जल स्तर के ऊपर बात कर लेते हैं। भारत में जो दिन ब दिन जल स्तर घट रहा है प्यारे साथी, यानी कि पानी की कमी होती जा रही है, वो क्यों, क्या कारण है? देखिए, भारत में जल अधिकांश भाग विशेष रूप से नदियां और इन सब चीजों से प्रदूषित हो गया। पहली बात देख लो, यमुना नदी को देखो उठा के, यमुना नदी कितनी गंदी है आज के समय में, और इतनी गंदी है भैया कि उसका ये समझ लो कि पानी पीना दुर्लभ है। आप पानी नहीं पी सकते उसका, ठीक है? हाँ, समझ पा रहे हो ना? आगरा देखो, दिल्ली देखो, इन जगहों पर देखोगे ना तो इसका बुरा हाल है। और भारत में होने वाली मानसूनी अनियमित, और अब तो थोड़ा बहुत सुधार किया जा रहा है, लेकिन पहले बहुत बुरा हाल था, ठीक है? अब सुधार आ रहा है। तथा इसका वितरण भी असमान है। वर्षा भी मात्र 3 महीनों में होती है, किसी वर्ष अधिक तो किसी वर्ष बाढ़ आ जाती है। तो ये भी जो है ये अकाल पड़ जाता है, दिक्कतें होती हैं इसमें। और इसमें आप समझ लीजिए कि दोनों ही स्थिति में जो है जल का अभाव होता है। ऐसा लगता है कि भैया पानी कहाँ से आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है ना इस स्थिति में जब बाढ़ आती है तो। दूसरी चीज़, देश में भूमिगत जल का स्तर सर्वत्र समान नहीं है। देखिए, एक बात ध्यान रखना, हर जगह पे पानी एक जैसा नहीं आता, कहीं पर ज़्यादा आता है तो कहीं पे कम आता है। समझ लेना इस बात को। पानी कहीं पर ज़्यादा भी आता है, कहीं पर कम भी आता है। समझ रहे हो ना बात को? इस बात को भी ध्यान रखना। तो जल सभी स्थान पर पीने योग्य है इसके साथ, और जल का स्तर जो है वो नीचे गिरता जा रहा है। यही हमारे लिए, आप समझ लीजिए, यही हमारे लिए घटते जल स्तर को दिखा रहा है कि जिस तरीके से पानी की कमी हो रही है, पानी का स्तर घटता जा रहा है। पानी 60 आप समझ लीजिए 70 80 80 फुट पे मिल रहा है, अब बहुत सारी जगह पे 100 फुट पे नहीं है पानी, ठीक है? पानी इतना नीचे पहुंच गया है, आप पानी का लेवल देखिए बहुत ज्यादा नीचे हो गया है। तो ये कुछ हमारी गलतियां हैं, बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अतः जनसंख्या के बड़े भाग को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है। भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है, जिसके लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए अनेक कठिनाइयां जो है उपस्थित हो रही हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये पूरा जल के ऊपर है, जल को कैसे हमने बचा के रख सकते हैं, कैसे जल का नुकसान हो रहा है। देखिए, जल दुर्लभता वाला भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो इसको भी मैं सोचा लाओ बता ही देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। जल की दुर्लभताएं, यानी कि जल से क्या क्या परेशानियां समस्याएं हैं। ठीक सुनिए, यह आश्चर्यजनक है कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है। 3/4, 3/4, ठीक है? ये वाला जो भाग है वो जल से घिरा है। तो यहाँ पर जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं वो वर्तमान जल में उचित प्रबंधन, वितरण, जनसंख्या वृद्धि के कारण मांग आदि कारण से दुर्लभ है। स्पीडन के विशेषज्ञ का फाल्क मार्ग के अनुसार जल दुर्लभता तब होती है जब व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 वर्ग, क्या है ये, घन मीटर से कम जल उपलब्ध नहीं होता। सामान्यतः जल प्राप्त करने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करने की दशा जल दुर्लभता है। देखिए, जब हमें बहुत समस्या आने लगती है, मान के चलो हम एक जगह पर रह रहे हैं और इस जगह से रहने के बाद में हम मान के चलो 6 किलोमीटर दूर पानी लेने जाएं, तो इससे बड़ी जल की दुर्लभता, सबसे बड़ी, इससे बड़ी कोई जल की दुर्लभता हो सकती है? सोचिए कि जल पाने के लिए भैया कठिनाइयां उठानी पड़े, तो उससे बड़ी कोई हो ही नहीं सकती दुर्लभता। आप सोचिए राजस्थान जैसे राज्यों में क्या हो रहा है कि वहां पर लोग अपना इकट्ठा करते हैं पानी बारिश के समय, वहां भी पानी की कमी है, ठीक है? अब तो चीजें जो है थोड़ी ठीक होती जा रही हैं, पहले बहुत सारी समस्याएं थी, अब थोड़ा बहुत सुधार आ रहा है। उद्योगों के जल अधिक लागत है, जल की कमी हो रही है, और भैया
आप समझिए कि जनसंख्या के कारण भी जल द्रव्यता का समस्या, निजी दोहन संसाधन, पृथ्वी आंतरिक क्षेत्र के जल का दोहन जल द्रव्यता का एक कारण है। समझ पा रहे हो? जो जनसंख्या बढ़ रही है वो भी इसको बढ़ावा दे रही है, और उद्योगों में जल की ज़्यादा लागत हो रही है। काम चल रहे हैं ना, काम करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं इंडस्ट्रियल वगैरह एरिया में, ये उन फैक्ट्री वगैरह में इन सब चीज़ों की इस्तेमाल होता है पानी का सबसे ज़्यादा। तो ये भी जो है एक कारण बनता है। अब बात करते हैं कृषि के बारे में। झूम कृषि की विशेषता बताइए। झूम कृषि के बारे में क्वेश्चन आ गया भैया। झूम कृषि का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको तैयार जरूर कर लेना, एक बार देख लेना, 2 बार देख लेना, अगर नहीं समझ में आए एक बार में ध्यान रखें। समझिए बात को ध्यान से थोड़ा। इस कृषि पद्धति में छोटी-छोटी बिखरी हुई जोतें पाई जाती हैं। इस पद्धति में परंपरागत पुरातन यंत्र यानी कि उपकरणों जैसे गेती, फावड़ा, हल, बक्कर, खुरपी, इन सब चीज़ों का जो है प्रयोग किया जाता है। परिवार के सदस्य स्त्री पुरुष मिलकर कृषि कार्य करते हैं, और आत्मनिर्वाह कृषि भी कहलाता है। ठीक है, इसको आत्मनिर्वाह कृषि भी कहते हैं। दूसरी चीज़, इस कृषि में मोटे अनाज मक्का, ज्वार, बाजरा, कोंदो, जिमीकंद, रतालू, इन सारी चीज़ों का जो है भूमि पर गेहूँ, चावल की खेती भी की जाती है। झूमक फसल बोलते हैं इसे। इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। वास्तव में यह कृषि प्रकार से प्रकृति की ही देन है। व्यक्ति केवल बीज बोने का कार्य ही करता है। ये बात तो सत्य है कि व्यक्ति को तो सिर्फ बीज बोने से मतलब है। अब फसल में क्या होगा, कितना मिलेगा मुनाफा, वो किसान नहीं जानता। कृषक के पास पूंजी का अभाव होता है, उसकी देखभाल प्रकृति ही करती है। ये चीज़ तो है हकीकत। देखिए, किसानों का देखभाल तो सिर्फ एक ही चीज़ करती है, प्रकृति। आप सोचिए, अगर घनघोर बारिश हो जाए, मूसलाधार बारिश हो जाए और फसल नष्ट हो जाएँगी, तो सोचिए क्या है? किसका अभाव है वो? वो हमारी प्रकृति का देन है। वो प्रकृति का ही जो है वो एक क्रिया है। प्रक्रिया जो है वो प्रकृति की है कि बारिश हो गई, फसल नष्ट हो गई, अब क्या होगा? तो ये समस्या बन जाती है ना। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कपास उत्पादन के किन्हीं 2 क्षेत्रों के परिचय बताइए। देखिए, कपास सबसे ज़्यादा, प्यारे साथी, मैं आपको बता देता हूँ। कपास के किन्हीं 2 क्षेत्रों का, देखिए कपास जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान है कपास उत्पादन का भारत में। देखिए, कपास सबसे ज़्यादा भारत में उगता है, ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि यह देश के विश्व कपास उत्पादन देश में से एक है। भारत की जलवायु, मिट्टी विविधता कपास की खेती के लिए वातावरण प्रदान करती है। भारत कपास उत्पादन, एक बात ध्यान रख, यहाँ पर प्यारे साथी, वो हमें तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भारत जैसे देश में हमें जन्म मिला, और जन्म लेने के बाद में आप सोचिए कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे यहाँ पर ना उगती हो। हर चीज़ उग जाती है ऑलमोस्टली। ठीक है, सब कुछ हम ही उगाते हैं, प्रकृति ने हमें दिया है। और वर्षा और काली मिट्टी, रेंगुर मिट्टी जो पाई जाती है जिन जगहों पर, वहीं पर ये होती है काली मिट्टी। जैसे गुजरात ले लो, महाराष्ट्र ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, इन जगहों पर ये पाई जाती है। गुजरात भारत के सबसे बड़े कपास क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखें। इसका महत्वपूर्ण योगदान है इस चीज़ के लिए। ठीक है, समझ गए? मैं इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके लिए, थोड़ा-थोड़ा ही लिखना है आपको। महाराष्ट्र का भी दे देते हैं। महाराष्ट्र भारत के दूसरे सबसे बड़े कपास उत्पादन के क्षेत्र में सुर्खियों में रहता है, जो देश के कपास उत्पादन में हिस्सेदारी रखता है। समझ गए? और यहाँ पर जैसे औरंगाबाद, जलगाँव जैसे प्रसिद्ध कृषि जिलों में जो है महाराष्ट्र की कपास जलवायु मिट्टी के बीच जो है सामंजस्य सहयोग से आगे बढ़ती है। इस राज्य की कपास की किस्में विविधता इन अनुकूल परिस्थितियों में पनपती हैं, जो कि भारतीय कपास उत्पादन में महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत करती हैं। देखिए, महाराष्ट्र का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है कपास को देने में, क्योंकि वहाँ से भी हमें कपास जो है मिलता है। ये खेती नागपुर, औरंगाबाद जैसे जो जनपद हैं, यहाँ पर देखने को मिलती है। समझ पा रहे हो महाराष्ट्र में? समझ रहे हो ना बात को? एकदम क्लियर हो रही है? एकदम क्लियर हो गई है भैया। महाराष्ट्र, ठीक। मध्य प्रदेश भी है इसके लिए, लेकिन महाराष्ट्र अति महत्वपूर्ण है, और ये जो है 2 ही महत्वपूर्ण है, तो मैंने आपको 2 ही बता दिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मोटे अनाज की पैदावारी बढ़ाने के लिए उपाय बताओ। जो मोटा अनाज है उसको बढ़ाने के लिए, जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मडुआ है, मोटे अनाज पैदावार बढ़ाने के लिए उपाय दिए गए हैं। क्या-क्या उपाय हैं? उपाय देखो भैया, क्या है? पहली चीज़, खेत की जो मिट्टी है उसको अच्छी तरह से तैयार करना, पहली बात। दूसरी चीज़, संभव हो तो अच्छी सिंचाई, स्वस्थ जो है व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर आप अच्छी सिंचाई करेंगे तो वो जो है अच्छा होगा फसल उसमें, मोटे अनाज की। खरपतवार नियंत्रक, खरपतवार नाशक का प्रयोग करना चाहिए। हाथ से खरपतवार निकालने चाहिए। माफ़ी चाहूँगा साथी, ठीक है? यहाँ पर जो है खरपतवार को जो है हाथों से निकालिए। मतलब खेतों की सफाई भी ज़रूरी है। जैसे मान के चलो हमने कोई फसल बोई, उसके बाद मोटे अनाज की फसल बोई, तो फसल बोने से पहले उसमें जो है जो पिछली फसल बोई थी उसकी गंदगी, उसके जो
अवशिष्ट कुछ बच जाएँगे तो वो गंदगी जो वो नुकसान देगी ना फसल को, तो इस चीज़ पर भी हमें नियंत्रण रखना है और यही चीज़ें आपको बना-बना के एग्ज़ाम में लिखनी है। समझ गए ना? कीटों के रोग बचाव के लिए उचित समय पर कीटनाशक, रोगशासक का प्रयोग करें। इस बात को भी ध्यान रखें। चलिए, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएँ। देखिए, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएँ क्या हैं? 12वाँ देख लेते हैं, पेज नंबर 12वाँ और 12वाँ क्वेश्चन है ये। 12वाँ पेज ही नहीं, 12वाँ क्वेश्चन भी है। चलिए, 12 क्वेश्चन करवा दिए और बाकी के क्वेश्चन मुझे लगता है कि चलो जितने हो जाएँगे आधे घंटे में उतने करवा दूँगा आपको मैं। भारतीय कृषि की 3 प्रमुख विशेषताएँ लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर प्रकृति पर निर्भरता है। भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। यह कारण है कि वर्षा अनियमितता अनिश्चित भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करती है। जिस वर्ष मानसूनी वर्षा नियमित होती है, कृषि उत्पादन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। समझ पा रहे हो? देखिए, एक चीज़ तो है, जहाँ बारिश होती है मानसूनी वर्षा, वो प्यारे साथी हमारी खेतों की फसलों के लिए बहुत ज़रूरी है। बारिश का पानी शुद्ध पानी होता है और वो हमारी फसलों के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है? उसके अंदर जो है अम्लीयता भी होती है बेशक, लेकिन वो खेतों के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। समझ पा रहे हो बात को? अगला देख लो चीज़ें। अगला क्या कह रहा है? कृषि का निम्न कृषि का कृषि का जो है भैया निम्न उत्पादकता भारत में कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर यानी कि निम्न मतलब कम मात्रा में उत्पादन होना कृषि में। ठीक है? तो अब मैं बताऊँ कितना है? केवल $105 है वार्षिक उत्पादकता। श्रमिकों की, कृषि के श्रमिकों की, ठीक है? जो खेती में उत्पादकता हो रही है वो $105 है सिर्फ, ठीक है? दूसरी चीज़ खाद्यान्न फसल का प्रमुखता। भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता रहती है क्योंकि 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या के भरण-पोषण के लिए इसी में जो है ऐसा किया जाना ज़रूरी है। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या का खाद्यान्न आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुल कुल कृषि भूमि के लगभग 65.8% भाग पर खाद्यान्न शेष भाग में व्यावहारिक अन्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। ये वाली बात भी ठीक है इनकी क्योंकि जो खेती है प्यारे साथी वो फसलों की प्रमुखता है और प्रमुखता होने के साथ-साथ देखिए एक बात याद रखना जो हमारा एक नारा है जय जवान और जय किसान का, तो उसमें बिल्कुल सच्चाई है क्योंकि प्यारे साथी जिस तरीके से एक जवान सेना का जो जवान होता है वो सीमा पर खड़े होकर सेवा करता है, उसी तरीके से जो किसान है, उसका भी जो काम है वो यही है कि पूरे 1.5 करोड़ हम कह सकते हैं जो 1.5 अब हमारी जो आबादी है प्यारे साथी, ठीक है? तो उन सबको भोजन उपलब्ध कराने का काम करता है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ किसान करता है। अगर किसान खेत में अन्न ना उगाए तो आप सोचिए हम जो शहर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनमें से किसी के पेट में अन्न का दाना नहीं जा पाएगा। क्योंकि उगाने वाला ही किसान है, जिसको अन्नदाता भी हम कहते हैं। समझ चुके हैं मेरी बातों को? तो यहाँ पर ये जो है बहुत बड़ा फैक्टर है। अगला क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक? चलिए, अगर प्यारे साथी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे के क्वेश्चन आपको दूसरी सेकंड पार्ट मिल जाएगा इसका सेकंड पार्ट, ठीक है प्यारे साथी? बहुत बड़ा करूँगा तो लंबा समय लगता है अपलोड करने में, तो सेकंड पार्ट भी आपको मिल जाएगा, आप देख लेना। सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ, कुछ भी इधर-उधर से नहीं है फालतू का। मैंने वही क्वेश्चन सेट किए हैं जो पेपर में बार-बार रिपीट हुए हैं। तो प्यारे साथी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, तैयारी में 4 चाँद लगाएगी ये वीडियो आपकी में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्यारे साथी इसी के साथ समाप्त करता हूँ और इसी के साथ प्यारे साथी मिलते हैं जल्दी के नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय